थ्योरी पढ़ा दिया है। जितने हमने क्लास 10th में चैप्टर 1 की थ्योरी थी, हमने सारे एक एक वीडियो में करके हर एक थ्योरी को क्या कर दिया है, बता दिया। जैसा हमने बोला था कि जैसे ही जो हमारी थ्योरी होंगी वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमने बोला था कि क्वेश्चन कराने के लिए। तो इस सेशन में और इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, क्वेश्चन सीखेंगे। और सबसे पहले जो एनसीईआरटी के बीच बीच में क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो आज आएंगे उसमें हम लोग जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन दिया होगा उसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि उसमें या तो एक ही वीडियो में सॉल्व हो और नहीं तो फिर 2 वीडियो में उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है वो जो एनसीईआरटी के बीच का क्वेश्चन है, वो हमारे क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि वायु में जलाने से पहले हम मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है। मतलब जब हम मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं, रिबन को जलाते हैं, तो उसको साफ जलाने से पहले हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि देखिए जो मैग्नीशियम होती है, मैग्नीशियम होता है वो हमारा क्या होता है, थोड़ा अधिक सक्रिय धातु होता है। इसलिए वायुमंडल से वायु और जो हाइड्रोक्साइड होता है, नमी होती है, वो उनके साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड का या हाइड्रोक्साइड का लेयर जमा लेता है। और जब वो लेयर जम जाएगी तो मैग्नीशियम को जलाना हमारे लिए क्या हो जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, वो जलेगा ही नहीं। इसलिए हम उसको जलाने से पहले उसको करते हैं, साफ करते हैं, रगड़ करके उसको साफ करते हैं, तब जाकर क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं। मतलब उस पे उसकी सतह पे जैसे मैग्नीशियम होंगी, उनके हम लोग जब जलाना शुरू करेंगे तो वो अधिक सक्रिय होने की वजह से इसकी ऊपरी सतह पे आकर के हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्साइड का या हाइड्रोक्साइड का परत जम जाएगा। अब मान लीजिए इसकी ऊपरी सतह क्या कर गई, पैक हो गई, और जलना कौन सा है, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम जब उसकी सतह खाली रहेगा तब न जलेगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, रगड़ते हैं। और जब रगड़ते हैं तो इसके ऊपरी वाली सतह क्या हो जाती है, इसके ऊपर जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होता है वो साफ हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जला सकते हैं। तब जलाते हैं तब जलता है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये मेरा क्या हुआ, पहला क्वेश्चन था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा हमसे पूछ रहा है कि संतुलित कीजिए, समीकरणों का कह दिए संतुलित कीजिए। जिसने पहला दिया हुआ है कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया जब करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। देखिए हम यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसका प्रतीक मुझे लिखना पड़ेगा पहले। तो हम लोग क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे, और फिर किसके साथ अभिक्रिया करा रहा है, Cl2 के साथ, तो हम लिख देंगे क्या चीज, Cl, और अभिक्रिया की चिन्ह क्या बन जाएगी, और आगे क्या बोला है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को लिखते कैसे हैं, HCl। हमें बनाने का तरीका भी बताया है, वहां पे आप जाइए और देखिए किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड ये हो जाएगा। अब मुझे इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखिए हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, इधर क्लोरीन कितने हैं, 2, तो इधर भी 2 एलिमेंट होना चाहिए। इसलिए अगर हम यहाँ से 2 से गुणा कर दें तो 2 हाइड्रोजन इधर, 2 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन इधर, इस तरीके से दिए गए समीकरण हमारे क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, दूसरा। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है कि बेरियम क्लोराइड जब एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्या देता है, क्लोराइड देता है। देखिए मैं ऊपर वाला क्वेश्चन को मिटा रहा हूं और फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए एक एक का हम लोग लिख ले। बेरियम क्लोराइड, तो पहले आप लिखिए बेरियम का Ba, अब क्लोराइड का Cl। एल्युमिनियम का एल्युमिनियम लिखेंगे Al, और सल्फेट का क्या लिखेंगे, SO4, पे डबल माइनस, इस पे माइनस, इस पे क्या लिखेंगे, प्लस, इस पे क्या लिखेंगे, प्लस। और अभिक्रिया की चिन्ह हमसे क्या बोला है, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम के लिए क्या लिखते हैं, Ba डबल प्लस लिखते हैं, और सल्फेट के लिए क्या लिखते हैं, डबल माइनस लिखते हैं। और एल्युमिनियम क्लोराइड, तो प्लस में एल्युमिनियम का +3 और Cl का -1। देखिए इन दोनों से जैसा जैसा उसने बोला है वैसा वैसा मैंने लिख दिया, अभी हमने उसको बनाया नहीं है। तो बेरियम के लिए Ba हो गया, क्लोराइड के लिए Cl माइनस हो गया। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दूं तो क्या बन जाएगा, BaCl2 प्लस Al पे +3 और SO4 पे डबल माइनस होते हैं,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम बनाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, Al का ट्वाइस और SO4 का 3। देखिए ये इक्वेशन देने का उसका मतलब ये है कि आपको समीकरण लिखने आता है कि नहीं आता है। अगर प्रतीक देकर के लिखा रहेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से संतुलित कर सकते हैं। लेकिन उसने इस इक्वेशन में प्रतीक नहीं दिया है, इसका मतलब वो ये जानना चाहता है कि आपको समीकरण लिखने आता है कि नहीं। तो हम क्या कर देंगे, सल्फेट, फिर अभिक्रिया के चिन्ह देखिए, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम पे डबल प्लस, सल्फेट पे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 2, और दोनों में क्या है, सेम नंबर है, इसलिए वो कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, BaSO4 प्लस, देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम पे 3 प्लस और क्लोरीन पे 1 माइनस, तो हम यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3, तो लिख लेंगे Al और Cl। देखिए मुझे क्या करना है, संतुलित करना है। अब देखिए एक एक को हम लोग संतुलित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे Ba 1 है और यहाँ पे Ba क्या है, 1 है, दोनों हमारे क्या है, 1 1 है। अब देखिए इधर Cl2 है, इधर Cl3 है, इक्वल तो है नहीं। चलिए एल्युमिनियम यहाँ पे कितनी है, 2 बार, और यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार। तो पहले एल्युमिनियम को संतुलित किया जाए। अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 2 एल्युमिनियम हो गया, लेकिन 2 तिहाई 6, और अगर मैं यहाँ पे 3 से गुणा कर दूं, 3 से, तो 3 दूनी के 6 हमारा क्लोरीन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 3 से गुणा करूंगा, बेरियम क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अगर 3 से गुणा कर दूं तो बेरियम हमारा कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, और SO4 भी कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, और SO4 यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार। इस तरीके से हम समीकरण क्या कर सकते हैं, संतुलित। इसका मतलब है कि पहले मुझे समीकरण लिखने आना चाहिए, तब जाकर क्या करना होगा, संतुलित। तो इस तरीके से दूसरा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखिए तीसरा क्वेश्चन कराएंगे, सोडियम जल, मतलब सोडियम किसके साथ अभिक्रिया करता है, जल के साथ। तो यहाँ पे मैं जल लिख दे रहा हूं। H2 अभिक्रिया के चिन्ह बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला Na होता है प्लस, और OH क्या होता है, माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारा बन जाएगा NaOH, और हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस क्या कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक O, यहाँ पे एक O, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2, और यहाँ पे कितना है, 1, कितने हो जाएंगे, 3। अगर मैं यहाँ पे इधर 3 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 1, ऑक्सीजन, सब कुछ बराबर है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1 से अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं तो 2 दूनी के 4, और यहाँ पे कितने, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या जैसे ही मैं यहाँ पे 2 से गुणा किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2। अब यहाँ पे कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। अगर मैं 2 से गुणा किया तो सोडियम की संख्या कितनी हो गई, 2, और हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 4। देखिए हाइड्रोजन संतुलित हो गया और ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, बचा क्या चीज, सोडियम। तो अगर मैं 2 से यहाँ पे गुणा कर दूं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित। इस तरीके से समीकरण को क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। देखिए इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन मेरा एनसीईआरटी के अंदर का ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिख दिया है क्योंकि क्वेश्चन याद नहीं होते हैं और क्रम से। और अब तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है कि आप ये करिए कि दिए गए समीकरणों को संतुलित भी कीजिए और उनकी अवस्थाओं का भी लिखना है तो किस अवस्था में पाए जाएंगे। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि जल में बेरियम सल्फेट तथा सोडियम सल्फेट के विलयन। अब विलयन का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग AQ लिखेंगे, चाहे जलीय लिखेंगे। अब कहीं पे देखिए अगर विलयन की बात करेगा तो हम विलयन के लिए क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे। और अगर हमसे द्रव की बात करेगा तो हम लिखेंगे L। अगर ठोस की बात करेगा तो हम क्या लिखेंगे, S। इस तरीके से अगर लिक्विड का करता है तो S, और गैस का अगर कहीं पे बात कर रहा है हम उसके लिए क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। देखिए यहाँ पे पहले बोल रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो पहले आप लिखेंगे बेरियम क्लोराइड, देखिए BaCl2। अब क्या बोला है, जल में यहाँ पे विलयन का नाम दिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा, AQ लिख देते हैं। AQ का मतलब होता है विलयन। अब बेरियम क्लोराइड किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ। तो देखिए सोडियम सल्फेट को Na पे +1 और SO4 पे क्या होता है, डबल माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, Na2SO4। यहाँ मिटा करके हम क्या लिख देंगे,
Na2 और SO4। हाँ, अब किस अवस्था में बोल रहे हैं? विलयन में, तो इसको भी क्या बोलेंगे? एक्वस। अभिक्रिया के चिन्ह और क्या बनाने के लिए हमसे बोला है? सोडियम क्लोराइड का विलयन। तो देखिए यहाँ पे बन जाएंगे NaCl का विलयन बनाने के लिए बोला है, तो विलयन एक ही हो गया। ठीक, तो ए से लिखे जाएंगे ए और क्यू। अब आगे क्या बोला है कि अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाता है। देखिए बेरियम सल्फेट को हम लोग कैसे लिखते हैं? BaSO4। अभी भी तुरंत थोड़ी देर पहले लिखे थे। और अघुलनशील का मतलब क्या? सॉलिड। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? मतलब हम जब भी समीकरणों को लिखेंगे, वो लिखा हुआ है, इसको पहले क्या करना होगा? पहले तो प्रतीक के रूप में लिखने होंगे, इनकी अवस्था लिखना होगा, तब जाकर के मुझे क्या करना होगा? समीकरण को संतुलित करना होगा। देखिए Ba यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे Ba कितनी बार है? एक बार है। SO4 यहाँ पे एक बार है, SO4 यहाँ पे कितनी बार है? एक बार। लेकिन सोडियम दो बार है, क्लोरीन दो बार है, तो मुझे यहाँ पे कितनी बार आने पड़ेंगे? दो बार। तो अगर मैं दो बार से यहाँ पे गुणा कर दूं, बोलिए समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए बोला है और इसकी अवस्थाओं को भी लिखने के लिए बोला है, तो हमने क्या कर दिया? लिख दिया। देखिए इसके साथ क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जल में लिया गया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या किया गया है? जल में लिया गया है। दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनते हैं। तो चलिए मैं लिख रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो लिखेंगे जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिखा जाएगा और विलयन का नाम लिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? AQ लिखेंगे प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या लिखेंगे? HCl और AQ। अभिक्रिया के चिन्ह जल में बोला है ना, जिसलिए हमने क्या लिखा है? एक्वस लिखा है। से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड देता है, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे? NaCl देता है और प्लस NaCl का क्या? विलयन। तो विलयन का मतलब हो जाएगा AQ। फिर जल बनते हैं, तो हम क्या लिख देंगे? H2। पहले तो हम इनकी अवस्था लिख लिए। अब देखिए लिक्विड है, जल है, तो L लिखना पड़ेगा। अब इसको क्या करना होगा? संतुलित। मैंने इसका प्रतीक लिख दिया, अब मुझे इसको क्या करने पड़ेंगे? संतुलित करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे Na1 और यहाँ पे Na, दोनों तरफ Na बराबर, O1 इधर O1, इधर एक और एक 2H, तो यहाँ पे कितने H हो गया? 2H। अब बोलिए Cl यहाँ पे एक, तो यहाँ पे भी किया है Cl एक। इसका मतलब दिया गया जो क्वेश्चंस है ये 3 नंबर, वो हमारा क्या है? संतुलित है। लेकिन वो चाह रहा था कि आप क्या करिए? इसके सूत्र लिखिए और इसके सूत्र के साथ साथ इसकी अवस्था को भी क्या करिए? लिखिए। नहीं तो ये दिया गया समीकरण हमारा क्या है? संतुलित। इसमें संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो गया हमारा का तीसरा क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी के अंदर वाले भाग है। अब देखिए 4 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है किसी पदार्थ X का विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। कह रहा है कि पहला पदार्थ X का नाम बताइए तथा सूत्र लिखिए। अच्छा देखिए, जो भी घर का हम लोग पेंट करते हैं या पहले वाले जो घर बना करते थे, उसका हम लोग चूने से पेंट किया करते थे। उसी चूने को क्या बोला गया है? X। मतलब जब हम X जो पदार्थ लेंगे वो हमारा क्या है? चूना है, जिससे हम घरों को क्या करते हैं? सफेदी करने के लिए उपयोग करते हैं। तो पहले X का क्या लिख देते हैं? नाम लिखेंगे। तो X का मेरा नाम होगा बिना बूझा चूना। बिना बूझा क्या हो जाएगा? चूना। ये नाम है हमारा क्या? साधारण नाम है। और उसके बाद बोला है कि आप इसका क्या लिखिए? सूत्र लिखिए। तो जो सूत्र होते हैं बुझा हुआ चूना का, बिना बुझा चूना का, वो हमारा क्या होता है? CaO। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए इसका कॉमन नाम क्या है? बिना बुझा चूना, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? सफेदी के लिए करते हैं। मतलब घर का अगर हम पेंट करते हैं तो उसमें चूना होता है। आजकल जो पुट्टी आई है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो पहले घर पेंट हुआ करते थे वो किससे? बिना बुझा चूना। मतलब क्या? कैल्शियम ऑक्साइड के पत्थर आज भी मिलते हैं और उसका नाम क्या है? इसका नाम CaO का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये रासायनिक नाम है।
दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि X का जल के साथ अभिक्रिया लिखे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, इस किसके साथ, इसके साथ जल में अभिक्रिया Na, आप प्लस क्या लिख देंगे, H2O। जब हम इसमें डालेंगे तो इसको में जाके क्या कर जाएगा, घुल जाएगा, और घुलेगा तो मुझे देगा CaOH का ट्वाइस और प्लस साथ में देगा उष्मा। देखिए, बुझे हुए बिना बुझे चूने, मतलब मार्केट से जो हम चूना खरीद के लाते हैं उसको अगर जल में डालते हैं तो जैसे ही जल में डालेंगे उसमें से कुछ गरम 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 भाप टाइप का निकलेगा और वो खोलेगा। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा मुक्त होती है, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एक तो दूसरी, जब दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया। इसका मतलब कि इसमें जो हमने जल के साथ अभिक्रिया कराया है वो एक तो संयोजन अभिक्रिया है और साथ ही साथ दूसरा हमारे क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें से उष्मा मुक्त होती है। और इसको हम लोग घरों पे चेक भी किए हैं और कर भी सकते हैं। ठीक, ये वाला मेरा क्वेश्चन 4 नंबर हो गया। अब देखिए 5 नंबर मेरा क्वेश्चन कह क्या रहा है कि जल के विद्युत अपघटन अपघटन की प्रक्रिया, जल के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी गैस से 2 गुणे क्यों होती है, उस गैस का नाम बताइए। देखिए, अगर हमने क्या किया कि एक बीकर लिया और हमने इसमें क्या किया, जल भर दिया, और जब जल भरेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे। हमने ऐसे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया और इसके ऊपर एक क्या लगा दिया, परख नली लगा दिया। ठीक है, इसके ऊपर भी क्या किया, हमने एक परख नली लगा दिया, जल डाल करके हमने परख नली लगा दिया। और इसको मैं बोला कि क्या है, ये पॉजिटिव है और इसे निगेटिव, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो बैटरी लगाने ही पड़ेंगे। तो एक वायर हमारा कैसा काम करेगा, पॉजिटिव का, और दूसरा हमारा क्या करेगा, निगेटिव का। इसका मतलब ये हमारा क्या है, एनोड है, और ये हमारा क्या है, कैथोड है। ये हमारा कैथोड। देखिए, जब हम जल लेंगे H2O तो ये H2O मुझे तोड़ करके क्या देगा, H प्लस देगा और वो देगा डबल माइनस। और जो वायर में डाला हूं, जो इलेक्ट्रोड का कार्य कर रहा है, तो एक हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, और दूसरा हमारा क्या होगा, निगेटिव। जैसे ही हम विद्युत धारा अप्लाई करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये H आएगा हमारा कहाँ पे, कैथोड पर, और O आएगा कहाँ पे, एनोड पे। जब ये एनोड पे जाएगा O2, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, मतलब दे देगा। और दे देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में। और जब H इस कैथोड पर जाएगा तो हमको क्या दे देगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसने क्या बोला है कि जल के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी गैस से दोगुनी होती है, क्यों, अगर और उस गैस का नाम भी बताने हैं। तो देखिए, जब हम इस परख नली में लिए रहेंगे तो इसमें क्या एकत्रित होगा, O2 गैस एकत्रित होगा, और इसमें कौन सी गैस, H2। अब देखिए, इसको मैं तोड़ रहा हूं। अगर मैंने H2O लिया और यहाँ पे हमने क्या डाला, विद्युत धारा, तो देखिए विद्युत धारा जब हम डालेंगे तो ये मुझे क्या देगा, H2 गैस देगा, और फिर कौन सी गैस देगा, O2 गैस। तो इस समीकरण को मैं संतुलित कर रहा हूं। तो देखिए, हाइड्रोजन कितनी बार, 2 बार, यहाँ ऑक्सीजन 2 बार, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ तो 2 बार तो है नहीं, इसलिए मैं 2 से गुणा कर दूंगा। और जैसे ही मैं 2 से गुणा करूंगा, मुझे यहाँ भी 2 से गुणा करने पड़ जाएंगे। देखिए, ऑक्सीजन जो गैस है वो 1 लीटर लिया गया है, 1 मोल मिला है, और हाइड्रोजन गैस कितने मोल मिला है, 2 मोल। अगर मैं यहाँ पे 1 लीटर लूं तो मुझे यहाँ पे कितने लीटर मिलेंगे, 2 लीटर मिलेंगे। और यहाँ पे अगर मैं 2 लीटर लूं तो यहाँ पे कितने, 4 लीटर मिलेंगे। मतलब हाइड्रोजन वो गैस है जो ऑक्सीजन के क्या है, 2 गुने है। तो उस गैस का नाम मुझे क्या लिखना होगा, इस गैस का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन वो गैस है जो ऑक्सीजन कितने गुने हैं, 2 गुने हैं। हाँ, कारण पूछा है कि आप उस गैस का नाम बता, दोगुना क्यों होता है। तो देखिए, जब हम जल लेंगे, जल बनाए होंगे H2O, इस H2O में H की मात्रा कितनी है, 2 है, और O की मात्रा कितनी है, 1 है। मतलब H और O का जब रेशियो लिया जाएगा तो 2 संबंध 1 आएगा। मतलब जब भी हम H और O को आपस में मिक्स करके H2O बनाने का कोशिश करेंगे, उसमें हमको हाइड्रोजन को 2 मोल लेने पड़ेंगे और ऑक्सीजन को कितने मोल,
1 मोल लेने पड़ेंगे। इसलिए जब ये विघटित होगा तो मुझे 2 मोल हाइड्रोजन देगा और 1 मोल ऑक्सीजन देगा। इसलिए आप क्या होती है, 2 गुना होती है। क्यों बोला है ना, तो 2 मोल जब हम जल लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 2 मोल, और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 1 मोल। इसलिए यह क्या करता है, 2 गुना बनता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये कभी बनता ही नहीं। इसी तरीके से अगर मान लें वैद्युत अपघटन की हम बात कर लिए हैं, तो HCl में अगर हम प्रवाहित करेंगे, HCl के विलयन में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव 2 इलेक्ट्रोड होगा, और यहाँ पे क्या होगा, H और यहाँ पे Cl। तो ये H कहाँ चला जाएगा, एनोड कैथोड पे, और ये कहाँ चला जाएगा, एनोड पे। तो Cl माइनस कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 में, और H प्लस कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, H2 में। जब हम HCl के विलयन में डालेंगे तो एक गैस H2 और एक गैस क्या हो जाएगा, Cl2 बनेगा। उसी तरीके से और भी हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब क्या बोला, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, आइए हम बताते हैं। देखिए, पहले तो हम बात कर लें कि हमको क्या लेने के लिए बोला है। हमको बोला जा रहा है कि लोहे के कील को किस में डालने के लिए बोला है, कॉपर सल्फेट के विलयन में, इसमें डाला जाता है। मैं कॉपर सल्फेट की विलयन ले लूं, कॉपर सल्फेट की अगर हम विलयन लेंगे तो लिखेंगे CuSO4, और CuSO4 कैसा होता है, नीला होता है। ठीक और क्या डालने के लिए बोल रहा है, लोहा। जब हम इस कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डालेंगे तो देखिए क्या होता है, कॉपर सल्फेट होगा और इसमें हम क्या डालेंगे, Fi डालेंगे। अब बताइए कि जो धातु डाली जा रही है और विलयन में जो धातु उपस्थित है, उन दोनों में से अगर हम सक्रियता की बात करेंगे तो सबसे अधिक सक्रिय इन दोनों में Fi है। किससे, कॉपर से। इसलिए जैसे ही हम Fi को इसमें डालेंगे, कॉपर को क्या करने लगा, रिप्लेस करने लगेगा, और जब वो रिप्लेस करेगा तो कॉपर बाहर निकलेगा और Fi क्या होगा, उसमें उपस्थित होगा। अब देखिए, ये जो विलयन मेरा था वो कैसा था, नीला था, और नीला होने का कारण क्या था, कॉपर। अब बताइए कि जब इस विलयन में कॉपर है ही नहीं तो बोलिए विलयन का रंग बदलेगा कि नहीं बदलेगा। जैसा मैं अब डालूंगा, कॉपर को हटा करके मैं Fi डालूं, Fi का जैसा कलर होगा उसके हिसाब से इस विलयन का क्या आएगा, कलर आएगा। तो इस विलयन में Fi जब उपस्थित है तो Fi के कलर वाले जो विलयन बनेंगे, Fi सल्फेट, वो हमारा कैसा बन जाता है, हरा बन जाता है। कैसा बनेगा, हरा विलयन बनेगा। ठीक, उसने क्या बोला है, लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग बदल जाता है। क्यों, देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे का टुकड़ा डालते हैं, लोहे का रॉड डालते हैं, लोहे का पट्टी डालते हैं, लोहे के छड़ डालते हैं, तो Fi कॉपर को जब हटा देता है तो कॉपर की अनुपस्थिति के कारण, पहले जो कॉपर की उपस्थिति के कारण ये विलयन नीला रहता है, और जब कॉपर निकल जाएंगे तो इस विलयन का रंग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बदल जाता है। ठीक, क्योंकि इसमें कॉपर अब उपस्थित होगा ही नहीं, और अधिक सक्रिय धातु होने की वजह से ये कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक गिलास जल लिया, और इस एक गिलास जल में मैंने एक बॉल डाला, जो बॉल कैसा है, रेड है, और अगर मैं दूर से थोड़ा देखूं तो ये जल हमको थोड़ा लाल टाइप का दिखाई देगा, हल्का हल्का लालिमा आएगा। लेकिन अगर मैं इसी जल में से कुछ देर बाद अगर मैं बॉल को निकाल दूं, रेड वाला बॉल, और इसके जगह मैं ग्रीन बॉल डालूं, अब मैं अगर दूर से थोड़ा सा देखूंगा तो इसमें जो जल आएंगे उसका कलर कैसा होगा, ग्रीन टाइप का दिखेगा। इसका कलर बदला क्यों, क्योंकि जो मैंने रेड बॉल डाला था और रेड को निकाल दिया और इसकी जगह पे मैंने ग्रीन डाला, इस ग्रीन की वजह से इस विलयन का रंग कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। सेम ऐसे भी यहाँ पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। बिल्कुल लिखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। ऐसा पहले तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जान लीजिए क्या होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। हमने इससे पहले संतुलित समीकरण में, जब हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर रहे थे क्वेश्चन, उसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया आ चुका है कई बार। तो देखिए, मैं लिख रहा हूं NaCl, NaCl का NaOH प्लस
हम HCl डालेंगे, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ अभिक्रिया कराए जाएंगे तो ये Na इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। वो इसलिए कि अधिक सक्रिय है और ये कम है, तो ये सोडियम इसके जगह पे जाएगा और H यहाँ पे जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, Na क्या HOH प्लस क्या लिख देंगे, NaCl लिखेंगे। अब HOH को हम लोग क्या बोल सकते हैं, H2, मतलब इसमें भी क्या हो गया, आयनों का एक्सचेंज हो गया। और जहां में आयन का एक्सचेंज होता है वैसी अभिक्रिया को हम लोग किसके नाम जानते हैं, द्विविस्थापन की अभिक्रिया के नाम से। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चलिए AgNO3 और हमने क्या डाला, NaOH डाला। जब हम NaOH डालेंगे तो ये हमारा क्या होता है, सोडियम अधिक सक्रिय होता है, इसलिए सोडियम इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और जब ये सोडियम इसको रिप्लेस करेगा तो ये OH के साथ अभिक्रिया करके तो बन जाएगा क्या, NaNO3 प्लस क्या बन जाएगा, Ag। ये भी लिख सकते हैं, ये भी हमारे क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और मान लीजिए कि हमारे पास BaCl2 है और प्लस Na2SO4 के विलयन में अगर हम डाल रहे हैं तो ये Na इसको क्या कर देगा, रिप्लेस करेगा, तो ये यहाँ पहुंचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, Na जब यहाँ जाएगा तो NaCl बनेंगे और ये Ba यहाँ आएगा तो BaSO4 बनेगा। ये बन जाएगा NaCl अब प्लस क्या बनेगा, BaSO4। ये हमारा क्या है, एक सॉलिड है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ ही साथ हो, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स बोलते हैं। और अधिकतर केसेस में अभिक्रियाएं जो होती है रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, कुछ को छोड़कर। द्विविस्थापन अभिक्रिया में ना रेडॉक्स होता है ना ऑक्सीकरण होता है। चलिए ये भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो एनसीईआरटी के लास्ट वाले पेज पे क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले देखिए ये क्या दिया है, निम्न अभिक्रियाओं में अपचयित उपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। मतलब उपचयित का मतलब क्या, ऑक्सीकरण, मतलब ऐसी पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होगा वो मुझे लिखना है, पहचान करना है। और एक उपचयित, उपचयित अपचयित अपचयन, मतलब जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा वो मुझे बताना है और जिसका अपचयन हो रहा होगा वो मुझे बताना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Na सॉलिड लिखा है कितनी बार, 4 बार, और लिखा है O2 गैस और बना क्या, 2Na2। देखिए और बताया जा चुका है कि ऐसी कोई पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उस पदार्थ का हमेशा और हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। या ऑक्सीजन न जुड़ते हो वहां से हाइड्रोजन निकलता है तो भी हमारा क्या होता है, अभिक्रिया उस पदार्थ का ऑक्सीकरण ही होता है। और अगर मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या नाइट्रोजन है या कोई वैधोत्यात्मक तत्व जुड़ रहा है तो भी हम कह सकते हैं उस पदार्थ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो इस सोडियम का यहां से यहां पहुंचना क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं, उपचयित। तो हम लोग क्या लिखेंगे, Na क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा इसमें चलेंगे CuO प्लस H2 गैस, अभिक्रिया के चिन्ह Cu प्लस क्या H2। देखिए यहाँ पे इसमें यहां से यहां क्या, ये कॉपर ने अपने में से ऑक्सीजन को निकाल दिया है और जुड़ा कहां पे है, हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन के साथ आकर के जुड़ गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई पदार्थ अपने में से ऑक्सीजन निकाल रहा है तो अपचयन, या फिर हाइड्रोजन किसी में जुड़ रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि अपचयन। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर ने अपने में से ऑक्सीजन को क्या किया है, निकाला है। तो यहां से यहां पहुंचना हमारा क्या होगा, अपचयन। अपचयन की बात करें तो कॉपर हो रहा है। और इस ऑक्सीजन का निकलकर हाइड्रोजन में जुड़ना तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन का यहां से यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बराबर H2। मतलब देखिए ऑक्सीजन हम किसमें जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन में, और कॉपर में से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो जिसमें से ऑक्सीजन निकलते हैं उसका अपचयन होता है और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ते हैं उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या समझ में आ रहा होगा कि अभी क्रिया क्या हो रही है, समझ में आ रही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
जब आएंगे तो ये लास्ट चैप्टर, ये पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग दूसरा चैप्टर के लास्ट वाले का क्या करना है, सॉल्यूशन देना है और इसका करना है।